सिंध की कहानी मुलाकात। लेखिका रशीदा हिजाब, अनुवादक देवी नागरानी। आज फिर जोया का फोन आया। गुजरे 1 महीने से वो कई बार फोन कर चुकी है, 1-2 बार आकर भी कह गई है। उसकी इल्तिजा है कि मैं शिवा से मिलूं। वैसे भी शिवा से मिले बरसों हो गए थे। उससे कैसे मिलूं, किस मुंह से मिलूं? हकीकत तो यही है कि मेरी ही हिम्मत नहीं हो रही थी। एक लंबे अरसे से न तो उसका हाल ही जाना था, न ही कभी उसे अपने पास बुलाया था। अभी तो उसके पद चिन्ह भी यादों के कैनवस पर धुंधले से होने लगे थे। शिवा वो हस्ती थी जिसे मैं एक पल भी खुद से जुदा करने की बात सोच ही नहीं सकती थी। वो मेरे ही वजूद का एक अहम अंग बन गई थी। सही तो याद नहीं, पर इतना जरूर याद है कि उसके साथ मेरी पहली मुलाकात एक छोटे शहर में हुई थी। हम दोनों एक बड़े घर के आंगन में खेलते खेलते एक दूसरे की हमराज और साथी बन गई थी। वो एक सेहतमंद और लुभावनी शक्ल की लड़की थी, पर उसके बावजूद वजूद की कभी ना भूल पाने वाली बात थी उसकी प्रतिभा और भरपूर जिंदगी की चमक से रोशन आंखें और उसके गालों पर बनने वाले 2 खूबसूरत कपोल भंग। अजीब बात यह थी कि वह हंसमुख और जहीन लड़की एक घड़ी में बैठे बैठे अचानक गौतम बुद्ध की तरह खामोश हो जाती थी। फलस्फे और ज्ञान का संगम उसे एक और शख्सियत का स्वरूप प्रदान करते थे। उन दिनों में उसने लिखना शुरू किया और थोड़े ही समय में बाल साहित्य के अदम में उसका नाम हो गया। कभी कभी उसे बात करते सुनकर ये यकीन नहीं होता कि जो लड़की पत्थरों के टुकड़ों को पांव से ठोकरें लगाकर कूदा करती थी वो अदीबा बन गई थी। काफी अरसे तक वह मुझसे दूर चली गई। एक लंबे अंतराल के बाद उससे मुलाकात हुई तो वो पहले वाली उत्पाती अस्त व्यस्त रहने वाली शिवा न थी। उसकी चाल में हिरणी वाली मस्ती तो अब भी थी, आंखों में चमक भी हीरो को मात दे रही थी। गालों के सुंदर कपोल भंग छुपाए नहीं छिपटे थे और सबसे बड़ी बात, अब उसकी जवानी में खूबसूरती भी शामिल हो गई थी। उसके बेहद घने बाल अस्त व्यस्त न होकर 2 मोटी चोटियों में बंधे काले नाग की तरह उसके गले में झूल रहे थे। अरे शिवा, तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई? वो न सिर्फ कद में पर दर्जे और सम्मान में भी बहुत बड़ी हो गई थी। तुमसे तो मिलने के लिए भी अब सोचना पड़ता है। मैंने फीकी सी हंसी हंसते हुए बात की तो वह हमेशा की तरह बेझिझक होकर मेरी बाहों में अपनी बाहें डालकर ठहाका मारते हुए कहने लगी, अरे पागल हो गई हो क्या? दुनिया के लिए कुछ भी रहो, तुम्हारे लिए तो वही छुटपन वाली शिवा हो। मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशनुमा लम्हा वही होता है जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ। वो गलत नहीं कह रही थी, पर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि वह एक उत्तेजनाहीन अंदाज में मुझसे दूर होती जा रही है। अब उससे मिलने के वक्त वो जोश, जज्बा और उमंग महसूस न होती थी। उसको औरों से घिरी हुई देख मैंने खुद अपने कदम पीछे कर लिए। अखबारों में, रसालों, टीवी और रेडियो के माध्यम से उसके बारे में मालूम होता रहता था। कभी कभी उसकी तस्वीरें भी अखबारों में आ जाती।
एक लंबे अरसे के बाद उसकी तस्वीर एक रसाले में देखी तो चौंक उठी। रसाला फिर उठाकर देखा, नाम उसका ही था, पर सूरत इतनी बदली हुई थी कि खुद को यकीन दिलाने की कोशिश में मैं नाकामयाब रही। और ये वही शिवा है। वह एक बड़ी संस्था की व्यवस्थापक व निर्वाहक थी। टेलीफोन नंबर हासिल करके उसे फोन किया तो पहला शब्द सुनकर ही वो चिल्ला उठी, अरे आज कैसे तुम्हें वो याद आ गई? याद नहीं आई, अब तुम याद उन्हीं को आओगी जो तुम्हारे आसपास मजबूत किले बनाकर खड़े हैं। पक्के नहीं, कच्चे किले। अरे तो कच्ची मिट्टी की कच्ची दीवारें हैं। मेरा मजबूत पक्का किला, मेरा पुख्ता आश्रय तो तुम हो। उसने कमजोर आवाज में कहा। शिवा, तुम ठीक तो हो? तस्वीर में इतनी कमजोर और आवाज इतनी टूटी और बिखरी बिखरी। हमारी शिवा तो ऐसी न थी। उसने जवाब क्या दिया मैं समझ नहीं पाई। शायद उसके आसपास काफी लोग थे या वो कोई समस्या सुलझा रही थी। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिर फोन बंद कर दिया। पहले मैं कुछ खफा हुई और बाद में बेइंतहा दुख हुआ। उसी दिन जोया का फोन आया। मैंने उसे सुबह वाली बात सुनाई तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर कहा, तुम कब से उससे नहीं मिली हो? जवाब देने के लिए होंठ हिले तो शर्मिंदगी से उन्हें फिर खोल न पाई। यकीनन तुमने अरसे से उसे देखा नहीं। वो बहुत कमजोर है, शेर है और उसका दिल भी टूटा हुआ है। वो हम सबसे बहुत दूर चली गई है। तुम्हारे और मेरे जैसे दोस्त और प्यार के दावेदार उसे मुश्किल और दुश्वार राहों पर अकेला छोड़ गए। तुम्हें तो याद है वो गली में छोटे बच्चे को रोता हुआ देखती थी तो किताब के बीच में रखा अपनी खर्ची वाला 1 रुपए वाला नोट बच्चे के हाथ में देकर आती थी। ईद पर पड़ोस में रहने वाली गरीब छोकरी रहीमा नए कपड़े ना पा सकी तो अपना नया कीमती जोड़ा मोतियों के हार समेत जमीन पर फेंक कर माँ के साथ लड़ने लगी। क्यों बनवाया आपने फिरोजी जोड़ा? आपको पता है कि ये रंग मुझे जरा नहीं बात नहीं चाहिए। मुझे ये जोड़ा जाकर रहीमा को दे दो तो वही पहन ले। गुस्से का गुस्सा और रहीमा की ईद। उसकी इस खामोश हमदर्दी को सब समझते थे, इसलिए उसकी माँ पहले से ही बंदोबस्त कर रखती थी। फिरोजी के साथ नीला जोड़ा भी तैयार रहता था। पढ़ाई में होशियार होने के कारण हमारे सारे ग्रुप को स्कॉलरशिप मिली थी। 27 रुपए महीने के हिसाब से साल भर में अच्छा खाया पैसा मिलता था। हम जानबूझकर छिपकर जाकर स्कॉलरशिप लेते थे कि कोई सोने की अंगूठी या कोई अच्छा जोड़ा ले सके। वो बार बार वादा करके ईद बाजार जाने के समय गुम हो जाया करती थी। एक बार उसकी चोरी पकड़ी गई। बर्फ की कुल्फियां बेचने वाला पड़ोसी रफीक जल्दी जल्दी जा रहा था। जोया ने जाकर हाथ पकड़ा। ये क्या छिपाकर भाग रहे हो? बेचारा बच्चा डर गया। एक ही दांत में सच स्वीकार कर लिया। बहन 2 बार मैट्रिक में फेली हो। कुल्फियों के धंधे पर घर चल रहा है। फिजिक्स और मैथ में ट्यूशन की जरूरत है। दीदी ने कहा तुम जरूर पढ़ो। ट्यूशन फीस उसने दे दी। लड़के ने मुट्ठी खोली। 100 के 4 कड़क नोट खड़खड़ करने लगे। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वो शर्मिंदा होकर यहाँ वहां देखने लगे, जैसे उसने नेकी नहीं बल्कि चोरी का काम किया। ऐसी सचेतन संवेदनशील मन वाली, इतना प्यार और प्यार देने वाली शिवा अब अफसरी के पद पर प्रभुत्व, प्रतिभा, नियमों, फैसलों के जाल में, कायदे कानूनों की जंजीरों में जकड़ी अपनी तबीयत की अवहेलना कर रही है। तुम उससे जरूर मिलो। उसे हमारे प्यार की जितनी अब जरूरत है पहले कभी भी ना थी। उसका गम उसकी तन्हाई है। इतनी भीड़ में रहते भी वह अकेली दिल शिकस्ता है। जितनी देर जोया बतियाती रही मेरे तस्वुर में तरोताजा
गुलाब के फूल जैसी निखरी निखरी आंखों वाली शिवा फिरती है। उसके लंबे बालों के बिखरे हुए स्याह स्याह बादल मेरी आंखों में उतरे। अगले पल मेरे कदम उसके ऑफिस की ओर बढ़ गए। ऑफिस के बाहर गार्ड बंदूक लिए बैठा था। उसके कमरे के पहले उसकी सेक्रेटरी का कमरा था। मुलाकात के पहले उसने इजाजत लेनी जरूरी थी। मैं मन ही मन में हंसी। शिवा जैसी निरुपद्रव, निष्पाप, सदाचारी और अमन पसंद, बल्कि किसी हद तक बुजदिल शख्सियत को इन दिमागी फौज की क्या जरूरत थी। मैं दोनों कमरे पार करके उसके ऑफिस में गई। वो अपने शानदार ऑफिस में हमेशा की तरह गहन विचारों से घिरी हुई थी। एक पल के लिए मेरा दिल गर्व से भर गया। इतनी इज्जत, इतनी शान, ऐसा मुकाम उस छोटी सी कमजोर लड़की को सिर्फ व सिर्फ उसकी नेक दिली और मेहनत के बदले मिला। वो कोई और नहीं, हमारी शिवा थी। और दूसरे पल जब उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो जोया का रोना याद आ गया। वक्त और कई सालों की मेहनत ने शायद अब उसकी हड्डियों को निचोड़ डाला था। आंखों में प्रतिभा की नमी तो आज भी झलक रही थी, पर जवानी की लौ दम तोड़ती नजर आ रही थी। चेहरे का गुलाब जाने कब कुमला गया था। घने काले बादलों में चांदी की तारें लिपटी हुई थी। मुझे देखकर वो बेइख्तियार हो उठी। मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। उसके गालों में पड़े सुंदर कपोल भंग जाने कहां गायब हो गए थे। वही तो थे जो हर किसी को उसके आकर्षण में डूबने को मजबूर करते। वो अपने दोनों हाथ और बाहें फैलाकर बेअख्तियार मुझसे मिलने के लिए आगे बढ़ी, पर उसी समय टेलीफोन की घंटी जोर जोर से बजने लगी। पास में रखा हुआ लाल बल्ब भी जल्दी जल्दी जलने लगा। वो रुक गई। रिसीवर उठाकर कुछ देर फोन पर बात करती रही। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी की लकीरें उभरने लगी। रिसीवर रखकर वो तुरंत बाहर निकलने लगी। मेरे स्वागत के लिए उठे हुए उसके हाथ और बाहें नीचे की ओर लुढ़की। माफ करना, मैं तुम्हें आज मिल न सकूंगी। एक इमरजेंसी है। मुझे इसी वक्त ही एक अहम मीटिंग में भाग लेना है। वह तेजी के साथ चली गई और मैं दरवाजे पर खड़ी सोचती रही। तुम कब मिलोगी? कब अपने वजूद के इस पिछड़े हुए हिस्से को मुलाकात का मौका दोगे? क्या तुम और मैं हमेशा के लिए अलग हो गए? तुम्हारे संवेदनशील दिल का ये नर्म कोना, तुम्हारे कागज और कलम, तपती दोपहर की मिट्टी उड़ाती गर्म मगर जिंदगी से भरपूर हवाएं और सर्दी की लंबी सर्द व जटिल रातें, बाहर में नरगिसी खुशबू से भरी हवाओं के काफिले, सभी मेरी तरह तक अरसे से तुमसे मिलने के लिए बेकरार खड़े हैं। ये मुलाकात खुद से तुम्हारी कब होगी?